Hello student, welcome to the Uprise tutorial. Today we will discussing about the NEET 2K22 problem. So let's start it. Here given problem is which statement regarding polymer is not correct. Okay. Given option is fiber possess high tensile strength. Thermoplastic polymer are capable to repeatedly softening and hardening on heating and cooling respectively. Next option is given thermosetting polymer are reusable. And last option is given elastomer have polymer chain held together by weak intermolecular force. ओके पॉलीमर से रिगार्डिंग ये सब दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं होगा। ओके तो हम लोग फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे और इलास्टोमर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर पोसेस high tensile strength because the chain possesses strong intermolecular force such as hydrogen bonding. ओके फाइबर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वह काफी अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, उसके पीछे रीजन है कि फाइबर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने लगती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है फाइबर पोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ए वाला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्लियर है। फाइबर जो होता है इसका वाइडली यूज किया जाता है, क्लॉथ बनाने में यूज होता है, नेट्स में, रोप्स में और भी बहुत सारे जगहों पे फाइबर का यूज होता है। फाइबर के एग्जांपल हैं नायलॉन 66, टेरिलीन जिसे हम लोग डेक्रॉन भी कहते हैं और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं फाइबर के जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग डेक्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे कैसे फॉर्म होता है, और नायलॉन 66 के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए HOCH2CH2 और यहाँ OH प्लस NHOC डबल बॉन्ड O और यहाँ एक फेनिल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O यहाँ OH। ठीक है, इसका जो नेम होता है वह है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है और ये जो है यह है टेरिथैलिक एसिड। ओके, अब अगर हम लोग इसको हीट करते हैं 473 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ का OH, ठीक है, यहाँ टेरिथैलिक एसिड जो है N मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो इसको भी N मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा और यहाँ से देखो H2O बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये हट जाएगा और यहाँ का जो OH है ये हट जाएगा। जब और भी मॉलिक्यूल ऐसे कनेक्टेड होंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ ऑक्सीजन बचेगा और यहाँ CH2 और यहाँ O और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। तो H2O मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकल रहे हैं उसको यहाँ हम लोग शो कर सकते हैं C पर, यहाँ डबल बॉन्ड O और एक फेनिल ग्रुप रहेगा और यहाँ C डबल बॉन्ड O। जैसे यहाँ पर OH जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल गया, वैसे ही ये वाला OH भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा अगले एथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके। ठीक है, तो ये टोटल N मॉलिक्यूल्स थे, तो N मॉलिक्यूल्स को हम लोग इस तरह से दिखा दिए। तो ये हो गया डेक्रॉन जिसे हम लोग टेरिलीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड को जब 473 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो डेक्रॉन या टेरिलीन फॉर्म होता है। ठीक, ये आपको याद रखने होंगे एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड को। ठीक है, इनके फार्मूले को भी याद रखना होगा। यहाँ OH है, यहाँ पर OH है और यहाँ CH2 है। और टेरिथैलिक एसिड को किस तरह से याद रख सकते हैं, यहाँ एक बेंजीन रिंग होता है और इसके साथ में COOH लगा होता है और इसके साथ में COOH लगा होता है। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे नायलॉन 66 का कि कैसे नायलॉन 66 फॉर्म होता है। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं H2NCH2 का होल 6 और यहाँ NH2, इसका नेम है हेक्सा मेथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इसके N मॉलिक्यूल्स लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग एडपिक एसिड भी लेते हैं। एडपिक एसिड का फार्मूला होता है HOC डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 का होल 4 और साथ ही यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH। ये एडपिक एसिड है, एडपिक एसिड है। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो OH है इसके एक हाइड्रोजन के साथ H2O फॉर्म कर लेगा। यहाँ इसके N मॉलिक्यूल्स लेते हैं। इसी तरह से जो AOH है
नेक्स्ट हेक्सामेथाइल डाइएमीन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो NH2 है, इसका जो 1 हाइड्रोजन वह एडिपिक एसिड के OH के साथ रिएक्शन करके H2O फॉर्म करके बाहर निकल जाएगा। इस NH2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो H होगा और इसका जो OH होगा, H2O फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। कब फॉर्म करेंगे? जब आप हाई प्रेशर रखेंगे और 553 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, तब यहाँ का H2O जो होगा वह बाहर निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए OH है और इसका H H2O फॉर्म कर रहा है, इसी तरह से इसका H और नेक्स्ट एडिपिक एसिड का OH मिल करके H2O फॉर्म कर लेगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका जो OH है, यहाँ जो दिखाया गया है, ये OH नेक्स्ट हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आया समझ में? हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, बचा NH। नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, CH2 का होल 6 और यहाँ NH, इसका H और OH बाहर निकल गया, तो अभी यहाँ से कनेक्ट होगा C डबल बॉन्ड O और ये होगा CH2 का होल 4 और यहाँ C डबल बॉन्ड O। OH तो बाहर निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो टोटल इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? N। ये होगा नायलॉन 6 होगा। आया समझ में? नायलॉन 6 में हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन का यूज किया जा रहा है, जिसका फार्मूला होता है NH2 CH2 का होल 6 अगेन NH2 आता है, ठीक है। और एडिपिक एसिड का जो फार्मूला होता है COOH लगा होता है और नेक्स्ट साइड भी COOH लगा होता है, सेंटर में CH2 का होल 4 लगा होता है, ठीक है। और नायलॉन 6 का जो फार्मूला होता है NaCH2 का होल 6 NaCO CH2 का होल 4 और यहाँ CO। ये नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखिए एक फिगर दिखाया गया है। इस फिगर में ये नायलॉन 6 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए NH है और यहाँ CH2 6 है जो कि यहाँ दिखाया गया है, और NH है, CO है, CH2, इस पूरे का होल 4 है और CO है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे और इनके बीच देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। इनके बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? नायलॉन 6 जो कि फाइबर पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वह काफी अधिक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे फाइबर जो होता है उसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बिकॉज चैन पोसेस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइबर में क्या होते हैं? फाइबर के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। ये हम लोग पढ़े थे। कैसे पाया जाता है? इस फिगर में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अधिक होता है। अब हम लोग इससे रिलेट करते हुए कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि IIT JEE में आए हुए प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन पॉलीमर आर। डेक्रोन पॉलीमर में कौन कौन से मोनोमर यूनिट यूज किए गए हैं? ये पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि IIT JEE 2K21 में पूछा गया है। डेक्रोन के बारे में पढ़े हैं हम लोग। डेक्रोन में एथिलीन ग्लाइकॉल पाया जाता है और टेरिथैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऑप्शन क्या होंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह AIEEE 2K10 में आया हुआ है। द टू मोनोमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6 आर। नायलॉन 6 को सिंथेसाइज करने के लिए कौन से टू मोनोमर का यूज किया गया है? ठीक है, तो कौन से टू मोनोमर का यूज किया गया है? पहला मोनोमर था हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और सेकंड था एडिपिक एसिड। देखिए हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन में 2 एमीन ग्रुप है और CH2 का होल 6 लगा हुआ है, ठीक है। और एडिपिक एसिड में COOH जो है लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में है और बीच में CH2 का होल 4 है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन दिया गया है HOOC और CH2 का होल 6। तो CH2 का होल 6 जो है या नहीं होगा, CH2 का होल 4 होना चाहिए था, तो ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है COOH, CH2 का होल 4 COOH और NH2 CH2 का होल 6 NH2। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा,
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है COOH CH2 का होल 4 COOH और NH2 CH2 का होल 4। यहाँ होल 4 नहीं होना चाहिए था, होल 6 होना चाहिए था, तो ए वाला भी गलत होगा। ठीक है। इसी तरह से डी वाले ऑप्शन में COOH CH2 का होल 6 दिया गया है, तो ये गलत है, होल 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होल 4 होना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वह सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? दीज आर लीनियर पॉलीमर एंड हैव वीक वंडर वाल फोर्स। तो ये जो होते हैं लीनियर पॉलीमर होते हैं और इनके बीच वीक वंडर वाल फोर्स पाया जाता है। दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। जब इनको हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, अगर इनको कूल करेंगे तो ये हार्डर हो जाते हैं। ठीक। दे कैन बी वर्क अप अगेन एंड अगेन, मीन्स इनको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। डेट मीन्स इसको रिसाइकल किया जा सकता है, आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वह लीनियर पॉलीमर होते हैं और इनके बीच जो होता है वीक वंडरवाल फोर्स पाया जाता है। इनको अगर आप हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं CF2 ये है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। जब इसमें हाई प्रेशर देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में तो यह कन्वर्ट हो जाता है F2C CF2, यहाँ N होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? टेफ्लॉन है। ठीक है। तो यहाँ पर पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में क्या होगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होगा वह टेफ्लॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल टू रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। हाँ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक। जब थर्मोप्लास्टिक को आप हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा और जब उसे आप कूल करेंगे तो वह हार्ड हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है? When heated, they become hard and infusible due to the cross linkage between the polymer chain. As a result, they form 3D network. तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं अगर आप उनको हीट करते हैं तो वह हार्ड हो जाते हैं और साथ ही साथ वह इनफ्यूजिबल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो थर्मोसेटिंग का पॉलीमर चैन होता है उसमें क्रॉस लिंकेज पाए जाते हैं, बीच बीच में क्या होता है? क्रॉस लिंकेज पाए जाते हैं और 3D नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कैन नॉट बी रीवर्क और रीयूजेबल। थर्मोसेटिंग पॉलीमर को दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं, मीन्स इसको रिसाइकल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में जैसे बेकेलाइट हुआ, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हुआ, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हुआ, ये इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इनमें से हम लोग मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो होता है कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे। एंड ये जो रिंग फॉर्म होता है इसमें 3 नाइट्रोजन रहते हैं और यहाँ इस कार्बन के साथ NH2 जुड़ा रहता है, इस कार्बन के साथ भी NH2 जुड़ा रहता है और यहाँ इस कार्बन के साथ भी NH2 जुड़ा रहता है। ठीक है। ये रिएक्शन करता है SCHO के साथ और ये फॉर्म करता है N, यहाँ कार्बन है और यहाँ N, यहाँ ये होगा NH2 और ये N और ये होगा NH2। तो यहाँ N जो है उसमें SCO जो होगा वह ऐड हो जाएगा, ऐड हो करके यह NHCH2OH फॉर्म करेगा। ठीक है। और ये जो बना हुआ है ये क्या है? रेजिन है। यहाँ से देखिए ACH और इसका हाइड्रोजन मिल करके CH2 बना लेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH2OH हो गया और यहाँ पर NH बचा हुआ था तो NH और इसका CH2OH मिल करके ये कंडेंस हो जाएगा और रेजिन फॉर्म करेगा। ठीक है। अब ये जो रेजिन फॉर्म हुआ है इसके N मॉलिक्यूल्स, अब इस रेजिन के N मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से ये इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, कनेक्ट होकर के क्या फॉर्म करेंगे? N, यहाँ पर भी N लेते हैं। देखिए यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है। तो ये होगा NHCS2। ठीक है। और यहाँ से NH
और यहाँ से NH, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रेजिन आपस में कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होकर के मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन फॉर्म करेंगे। ये जो है वह क्या होगा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये रेजिन है और बहुत सारे रेजिन आपस में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के बाद इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होकर के 3D नेटवर्क फॉर्म करेंगे। तो ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ठीक। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है, अगर उसको हम लोग हीट कर देते हैं तो वह हार्ड हो जाता है और वह इनफ्यूजिबल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वह 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जब कनेक्टेड होंगे तो ये 3D नेटवर्क फॉर्म करेंगे, ठीक है। इनमें बैकेलाइट आता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच यूज करते हैं उसमें बैकेलाइट का यूज होता है, ठीक है ना। इसमें मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आता है और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आता है, ठीक है। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी जो है वह कह रहा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल, मींस थर्मोसेटिंग पॉलीमर को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो नहीं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वह नॉट रीयूजेबल होता है। तो यह ऑप्शन जो होगा वह इनकरेक्ट होगा, ठीक। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ये क्वेश्चन IIT JEE Mains 2K19 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग अभी थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में पढ़े हैं। ब्यूना N जो होगा यह थर्मोसेटिंग पॉलीमर में नहीं आता है। PVC जो है वह थर्मोप्लास्टिक में आता है, यह थर्मोसेटिंग पॉलीमर में नहीं आता है। नायलॉन 6 जो है ये भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर का पार्ट नहीं है। डी ऑप्शन दिया गया है बेकेलाइट, तो बेकेलाइट जो होता है वह थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, तो ऑप्शन डी जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलामाइन पॉलीमर इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, किसको हम लोग कंडेंस करते हैं तो मेलामाइन पॉलीमर फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए पहला दिया गया है, यहाँ N रहना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। यहाँ तो ये बेंजीन रिंग बना दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ इस पोजीशन पर भी नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है और यहाँ NH2 है, इस पोजीशन पर NH2 है, यहाँ NH2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन है और इसका रिएक्शन हम लोग HCHO से करा रहे हैं, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए इसका रिएक्शन HCHO से कराते हैं, तब जो है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा यह सही होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं? दीज आर रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर। इलास्टोमर जो होते हैं वह रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर होते हैं इन विच द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इलास्टोपॉलीमर चेन के बीच वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है। द वीक बाइंडिंग फोर्स परमिटेड द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच। इस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण क्या होता है, इनको स्ट्रेच किया जा सकता है। बट जब हम लोग फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं तो वह क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चैन के बीच कुछ क्रॉस लिंक भी होते हैं। वे क्रॉस लिंक क्या करते हैं, इलास्टोमर को उसके ओरिजिनल पोजीशन में आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है नेचुरल रबर, बुना S। यहाँ S जो है वह स्टायरीन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्टायरीन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ ब्यूना N दिया गया है। N जो है वह नाइट्राइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। नाइट्राइल इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ N लगाते हैं। और ब्यूना S में S किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें स्टायरीन प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर S लगाया गया है, ठीक है। तो इलास्टोमर के बारे में हम लोग समझ लिए कि इलास्टोमर जो होते हैं वह रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर होते हैं। इनमें जो पॉलीमर चैन होते हैं वह वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और उसी वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण इनको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। इनमें देखो कुछ क्रॉस लिंकेज भी पाया जाता है। वो क्रॉस लिंकेज क्या करते हैं, जो स्ट्रेच हुआ है पॉलीमर उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है नेचुरल रबर है, ब्यूना S है। S जो है स्टायरीन को रिप्रेजेंट करता है और ब्यूना N जो है वह नाइट्राइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ब्यूना N का यहाँ एग्जांपल दिया गया है। एक क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है और एक्राइलोनाइट्राइल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ब्यूना N फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन था इलास्टोमर है पॉलीमर चैन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यस, ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा।
इलास्टोमर में जो पॉलीमर चेन होते हैं उनके बीच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है, जिससे इनको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो होंगे वह करेक्ट होंगे, और थर्ड वाला ऑप्शन ऐसा होगा जो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें नॉट करेक्ट के बारे में पूछा था, तो नॉट करेक्ट जो होगा वह थर्ड वाला ऑप्शन होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं जो कि इलास्टोमर से रिलेटेड हैं। वह क्वेश्चंस दिए गए हैं, द पॉलीमर विच कैन बी स्ट्रेच एंड रिमेन इट्स ओरिजिनल स्टेटस ऑन रिलीजिंग द फोर्स इज। तो इसमें बताना है कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, और जब स्ट्रेच वाले फोर्स को हम लोग रिलीज करते हैं, हटाते हैं, अगेन वह अपने ओरिजिनल स्टेटस में आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है ब्यूना एन, तो यही सही होगा। टेरिलीन और नायलॉन 66 ये जो है वह फाइबर है, और बेकेलाइट जो है वह थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड ब्यूना एन है, वह इलास्टोमर है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू अबाउट ब्यूना एन, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, it is obtained by copolymerization of 1,3-butadiene and acrylonitrile। ठीक, यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल ये आपस में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करते हैं और ब्यूना एन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी ही सही होगा। और जो डी ऑप्शन दिया गया है, द सफिक्स एन इज ब्यूना एन स्टैंड फॉर द नेचुरल सोर्स, नहीं, यहाँ एन जो है वह नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑप्शन जो होगा वह फॉल्स होगा। और बी वाला जो दिया गया था, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, नहीं, स्टाइरीन नहीं इसमें यूज किया जाता है, इसमें एक्राइलोनाइट्राइल यूज किया जाता है। इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, नहीं, यह 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन पॉलीमर ब्यूना एस, एस स्टैंड फॉर, तो हम लोग जानते हैं कि एस जो है वह स्टाइरीन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। ये क्वेश्चन जो है IIT मेंस 2K21 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच कराना है, नायलॉन क्या है, बेकेलाइट क्या है, पॉलीथीन क्या है, नेचुरल रबर क्या है। ठीक है, नेचुरल रबर जो होता है वह क्या है, इलास्टोमर है। ठीक, यहाँ पॉलीथीन जो है वह क्या होता है, वह थर्मोप्लास्टिक होता है, ये हम लोग जानते हैं। बेकेलाइट जो होता है वह थर्मोसेटिंग होता है, और नायलॉन जो होगा वह क्या होगा, फाइबर होगा। ठीक, तो ए का जो होगा वह फोर्थ पर होगा, और बी जो होगा बेकेलाइट वह फर्स्ट, और सी जो होगा वह सेकंड पर जाएगा, और डी जो होगा वह थर्ड पे जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT मेंस 2K22 में जुलाई वाले सेशन में पूछा गया है। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ए का फर्स्ट पे जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ए का फोर्थ पे जाना चाहिए। सेकंड वाले में देखो दिया गया है ए फोर्थ पर जा रहा है, बी जो है वह फर्स्ट पर जाएगा, और सी जो है वह सेकंड पर जाएगा, डी जो होगा वह थर्ड पर, तो हाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए जो है वह थर्ड पर जाएगा, तो नहीं, ए जो होगा वह फोर्थ पर जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन है उसमें ए जो है वह सेकंड पर जा रहा है, तो ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूना एन सिंथेटिक रबर इज कोपॉलीमर ऑफ, ये क्वेश्चन है IIEEE 2K9 में पूछा गया है। तो ब्यूना एन को हम लोग कैसे सिंथेसाइज करते थे, उसके लिए हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइन यूज करते थे, जिसका फार्मूला CH2CH2 होता है, और एक्राइलोनाइट्राइल का यूज करते हैं, जिसका फार्मूला CH2CHCN होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस वाले ऑप्शन में CH2CH एंड H5C6CH2 दिया गया है। अगला ऑप्शन दिया गया है CH2CHCN एंड CH2CH, यहाँ CH और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड छिपा हुआ है। ठीक है, CH-CH2, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें CN भी दिया गया है, और CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH और यहाँ डबल बॉन्ड दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से ये जो ऑप्शन दिया गया है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ H होना चाहिए था। इसी तरह से यहाँ Cl दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन फर्स्ट में H5C6 दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो होगा वह हमारा सही होगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था जो नीट 2K22 में पूछा गया है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन 3 जो होगा वही सही होगा। ठीक है,
हम लोग डिटेल में फाइबर के बारे में, थर्मोप्लास्टिक के बारे में, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में और इलास्टोमर के बारे में पढ़ लिए हैं। और इससे रिलेट करते हुए जो IIT JEE के क्वेश्चंस बने हैं, नीट के क्वेश्चन बने हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।